हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर टू का डिस्कशन। जैसे कि हर साल पेपर टू पेपर वन से थोड़ा सा टफर साइड पे आता है, डिफिकल्ट साइड पे आता है, तो जेई ने उस ट्रेंड को इस साल भी मेंटेन किया है। स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पेपर वन की डिस्कशन में बोला था, आप खुद डिसाइड कीजिएगा क्वेश्चन के सोल्यूशन देख करके कि क्या वो आसान है, क्या वो डिफिकल्ट है, या वो डूएबल है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलने से पहले वापस इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस में कोई चेंज नहीं है, जो पेपर वन के इंस्ट्रक्शन सेट थे सेम इंस्ट्रक्शन सेट पेपर टू में थे। पहले सेक्शन के अंदर 4 क्वेश्चन थे, जिसमें पहले सेक्शन के अंदर +3 और -1 की मार्किंग स्कीम थी। सो आगे बढ़ते हैं, पेपर के क्वेश्चन वन को देखते हैं। तो फिजिक्स का क्वेश्चन वन बड़ा शानदार क्वेश्चन था। देखते कुछ की तो हवाएं उड़ गए, आगे बढ़ जाते हैं। बड़ा देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन था। क्या दे रखा है कि एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और एक ट्रायंगुलर रीजन v वेलोसिटी से इसमें एंटर कर रहा है। तो जैसे जैसे ये अंदर एंटर करता जाएगा, हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो एरिया अंदर इनसाइड दी, हम बोल सकते हैं ट्रायंगुलर रीजन है, वो बढ़ता जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो हम हो सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस है -d∅dt, तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसके जो ग्राफ दे रखे हैं, चारों ग्राफ में फ्लक्स बढ़ रहा है। ठीक है, फ्लक्स बढ़ने से ईएमएफ चेंज, हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ बढ़ता जा रहा है। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि ईएमएफ कहीं ना कहीं जाकर के आप देखिएगा ना, पहले एल तक सबका ग्राफ सेम है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाने की जरूरत है कि ईएमएफ इंड्यूस कहां जीरो होने है। ईएमएफ इंड्यूस कहां जीरो होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस जैसे कि मैंने बोला d∅dt कहां जीरो होगा, तो फ्लक्स जहां मैक्सिमम होगा, हम बोल सकते हैं उस वक्त d∅dt जो होगा वो जीरो होगा। सिंपल मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से कह सकते हैं। तो ट्राइंगल के ऊपर एक और ट्राइंगल रख रहे हैं, एरिया मैक्सिमम कब होगा। अब ये है इंट्यूशन का खेल, या तो बेसिक मैथ्स लगाओ या इंट्यूशन। जब ये कुछ ऐसे स्टार बनाएगा, जब स्टार बन रहा होगा एक तरह से, उस वक्त हम बोल सकते हैं कि ये जो अंदर एरिया है वो मैक्सिमम होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी एक तरह से, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि सिमेट्री से ये जो पॉइंट है, ये अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल के लिए बात करूं या ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए बात करूं, ये पॉइंट, तो ये सेंट्रॉइड्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो लेंथ है, ये लेंथ l/3 होनी चाहिए। अगर ये लेंथ l/3 होनी चाहिए, ठीक है, एक और लॉजिक से, ज्योमेट्री से भी प्रूव कर सकते हो आप, ये l/3 होनी चाहिए, तो l + l/3 ये 4l/3 होनी चाहिए। तो मतलब ये जो हेड है, ये 4l/3 डिस्टेंस मूव कर चुका होना चाहिए। ठीक है, 4l/3 डिस्टेंस मूव कर चुका होना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इसमें टाइम लग रहा होगा, जो x की वैल्यू है वो 4l/3 होगी, और 4l/3 तो 3l/2 से छोटा है। मतलब ईएमएफ जो है वो 3l/2 से पहले ही जीरो हो चुका होगा। x की वैल्यू जब 3l/2 होगी, अगर आप चेक करें तो उनमें, इन चारों में से केवल यही एक ऑप्शन है जो मैच करता है। हेंस करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए होना चाहिए। अगर आप और डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं तो सॉल्व करके देख लीजिए, लेकिन फंसने की जरूरत नहीं है, इतने से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे कि बोला गया ग्रेविटेशन पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा भैया, तो पेपर 2 में ग्रेविटेशन का क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है देखो, एक पार्टिकल एक बड़े मास m के चारों तरफ सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड t0 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई उसको जो सर्कल में घुमा रहा होगा वो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स होगा Gmm/r² या r0², और इसकी वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि t0 जो होगा, इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो t0 जो है यहां से, या t0 का स्क्वायर रेदर अगर मैं निकालूंगा, तो वो आएगा 4π² r0³ डिवाइडेड बाय gm। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ हम बोल सकते हैं कि
टी नॉट स्क्वायर, ये टी नॉट स्क्वायर मिल गया है। सिमिलरली जब मैं T1 क्यूब की वैल्यू निकालना चाहता हूं, T1 का क्यूब क्या होने वाला है, तो T1 के वक्त फर्क क्या पड़ गया कि इसके साथ एक पोटेंशियल एनर्जी, एक और एडिशनल सेंट्रल फोर्स लगा, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आ गई m अल्फा बाय r क्यूब। तो एक एडिशनल फोर्स और आ गया, उसके कारण सेंट्रल हम बोल सकते हैं कि फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी और आ गई। अब वो फोर्स कितना है, तो मैं सिंपली उसको माइनस डी यू बाई डी आर के कॉन्सेप्ट से अगर लिखूं तो मैं बोल सकता हूं उसकी वैल्यू m अल्फा, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपॉन r की पावर 4 बन जाएगा, 3m अल्फा अपॉन r की पावर 4। एक एक्स्ट्रा फोर्स और आ गया, सेंट्रल फोर्स। अब ये दोनों मिलकर के, जो पहले फोर्स था और अभी फोर्स था, ये दोनों मिलकर के सर्कल में घुमा रहे होंगे, जिसके कारण नया टाइम पीरियड अब बोला जा रहा है कि T1 हो चुका है। तो हम ये बोल सकते हैं मतलब G m अपॉन आर नॉट स्क्वायर प्लस ये जो नया फोर्स है 3m अल्फा अपॉन आर नॉट की पावर 4, ये नेट फोर्स हो गया अभी सेंटर की तरफ, सेंट्रल फोर्स नेट फोर्स ये हो चुका है। और इसकी वैल्यू m, जो नया ओमेगा है उसको अगेन 2 पाई बाय नया टाइम पीरियड T1 का स्क्वायर इंटू आर नॉट लिख देते हैं। सॉल्व करते हैं, यहां से T1 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है अगेन। अब ये थोड़ा सा कंबरसम है, कैलकुलेटिव है पार्ट, इट अगेन m एंड m गेट्स कैंसल्स आउट। तो अगर मैं फिर वैसे ही बनाऊं 4 पाई स्क्वायर आर नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय जी m प्लस 3 अल्फा अपॉन आर नॉट स्क्वायर बन जाता है, ये आ जाता है T1 स्क्वायर, ये बन गया T1 स्क्वायर। अब क्या पूछा है उसने अपन से क्वेश्चन में, उसने पूछा है कि T1 स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर क्या होगा। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज, T1 स्क्वायर की वैल्यू ये रही, टी नॉट स्क्वायर की वैल्यू ये रही, पुट कीजिए। एंड जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट करोगे, तो ये 3 अल्फा अपॉन जी एम आर नॉट स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। मतलब यहां से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बिकम ए। अगेन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, ये क्वेश्चन इजी था या डिफिकल्ट था, ठीक है, मैंने सोल्यूशन आपके सामने रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरे पे बेस्ड क्वेश्चन। अगेन जैसे बोला गया, जो मेन से हट चुके हैं उन पर एडवांस में क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, तो एक्सरे मेंस में नहीं है तो एडवांस में इस पे क्वेश्चन आना लाजमी था। मॉडर्न में कहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे क्वेश्चन आना चाहिए, तो आया है। अब क्या दे रखा है कि एक टारगेट एटम है जिसका Z46 है, बम्बार्ड किया हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम से, और 2 एक्सरे फोटॉन्स को कंपेयर किया, एक कट ऑफ वेवलेंथ और के अल्फा लाइन, ठीक है। अगर हम यहां पर कट ऑफ वेवलेंथ की बात करें तो लैम्डा सी जो होता है वो 1/V0 के प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता होगा लैम्डा सी जो होता है वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक अपने से कांस्टेंट ऐड करके, मैं बाकी चीजें भी लिख सकता हूं लेकिन सिर्फ वही लिखूंगा जो काम की बात है, तो मैं इसको कुछ कांस्टेंट अपॉन V0 लिख सकता हूं। ऐसे ही लैम्डा ऑफ के अल्फा जो होता है वो हम बोलते हैं कि कुछ C2 अपॉन Z-1 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। 1 यहां पे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो जाता है अल्फा के लिए, हम बोलते हैं कि अल्फा के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से अगर मैं रेशियो लिखूं, उसने बोला है कि R जो है वो लैम्डा के अल्फा और रेशियो है लैम्डा के अल्फा और कट ऑफ वेवलेंथ का। तो जब आप इस रेशियो को लिखेंगे तो दिस रेशियो विल बिकम V0 अपॉन Z-1 स्क्वायर, और एक कांस्टेंट मान लेते हैं C आ गया, राइट। अब पहले Z की वैल्यू 45 ली है, तो अगर पहले R1 है जिसकी वैल्यू इसने 2 दी है, तो ये कुछ CV0 अपॉन 46 माइनस 1 मतलब 45 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। नया R हम बोल रहे हैं R' है,
इसकी वैल्यू सी वी नॉट अपॉन नया जेड 41 है, तो 41 माइनस 1 यानी कि 40 स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। रेशियो ले दीजिए, रेशियो लेंगे तो 2 बाय आर डैश जो आएगा अल्टीमेटली वो 40 स्क्वायर अपॉन 45 स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो आपका आर डैश जो है वो 2 इंटू 45 स्क्वायर डिवाइड बाय 40 स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। एंड जब आप इस रेशियो को लेंगे तो दिस बिकम्स 81 बाय 32। 81 बाय 32 2.5 कुछ होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो क्लोजेस्ट जो आंसर दिख रहा है, वैसे मुझे सारे दूर दूर हैं, तो ए ऑप्शन ही दिख रहा है, मतलब आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। क्या ये मुश्किल है? हाँ, नहीं आता तो, और नहीं आता है तो सबसे मुश्किल काम क्या है? ये कैलकुलेशन करना। और अगर आप जे एडवांस की स्टूडेंट हैं और ये कैलकुलेशन करने में अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर आप क्या ही जे एडवांस के स्टूडेंट हैं। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कह सकता हूं मैं, क्योंकि थॉट प्रोसेस का खेल है। इसमें क्या दे रखा है, एक रिंग को हमने एक वायर से हैंग कर रखा है। ये साइड व्यू दे रखा है या फ्रंट व्यू दे रखा है रादर। अगर साइड व्यू देखेंगे तो ये रिंग कुछ ऐसे है, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, इसमें करंट पास कराया। करंट पास कराते हम बोलते हैं इसका एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण उस पर एक टॉर्क लगेगा, जिसके कारण ये जो वायर फ्रेम है, ये वायर फ्रेम इधर ऊपर की तरफ उठने लगेगा। अब क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा होना जरूरी था कि ये स्लोली ऊपर उठ रहा है, अदरवाइज तो ये ऑसिलेट करने लगना चाहिए था। तो उसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा एम्बिगुअस है तो है, ठीक है। बट हम ये मानते हुए कि स्लोली ऊपर उठ रहा है, क्योंकि अगर आप फिर वो अलग केस लेंगे तो उसमें फिर एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा वो थीटा निकालने के लिए, जो कि फिर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को फिर बोनस होना चाहिए। तो आई बिलीव उसके हिसाब से कुछ लोग जरूर रेस करेंगे कि क्वेश्चन बोनस होना चाहिए। बट इस हिसाब से देखें, अगर हम इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखें तो हम टॉर्क बैलेंस कर देंगे। एक तरफ मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल तक राइज करेगा ऊपर, ठीक है, ये एंगल थीटा एंगल तक ऊपर राइज करेगा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इस तरफ होगा करंट फ्लो कराने के कारण। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है बी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, 90 की 90 माइनस थीटा हो गया। तो एक टॉर्क आएगा मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए करंट कैरिंग लूप के कारण, जिसकी वैल्यू होगी मैग्नेटिक मोमेंट विच विल बी आई एन, मान लेते हैं 1 है, ए पाई आर स्क्वायर बी इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, और उसको बैलेंस करा होगा एमजी का टॉर्क। एमजी का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट जहां से एक तरह से हिंज है, नीचे हम मान लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा एमजी कॉस थीटा। ठीक है, तो एक हम बोल सकते हैं कि एक कंपोनेंट इधर आएगा एमजी कॉस थीटा, इधर आएगा एमजी साइन थीटा। तो एमजी साइन थीटा के कारण टॉर्क आएगा, इसकी वैल्यू एमजी साइन थीटा इंटू आर के बराबर होनी चाहिए। सॉल्व करेंगे यार तो यहां से tan थीटा की वैल्यू सिंपली पाई आई आर बी अपॉन एम जी हो जाना चाहिए। ठीक है, बी की जगह बी नॉट बोलेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। तो करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन होना चाहिए। तो फॉर अस आंसर शुड बी ऑप्शन ए, अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम सोच के सॉल्व कर रहा हूं। बट अगर कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि नहीं सर ये यहां रुक जाएगा, ये जरूरी थोड़ा है, ये इसके आगे भी जाएगा, तो उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। बट उसने अगर इक्विलिब्रियम में एंगल पूछा है, ठीक है, तो वो एंगल जो है वो ये थीटा होना चाहिए। तो यहां पर या तो ये वर्ड मेंशन होना चाहिए था, ये एंगल इक्विलिब्रियम के वक्त पूछा गया है, या ये मेंशन होना चाहिए था कि ये यहां ले जाकर के धीरे से रख छोड़ दी गई है, मतलब ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रेस्ट पे है। अदरवाइज तो ये इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करनी चाहिए, तो डबल एंगल तक जानी चाहिए, मतलब जो टोटल एंगल ये जाएगी ये उसका आधा एंगल होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो देखते हैं जेई इसका क्या ऑफिशियली आंसर देता है। ठीक है, तो वेट करते हैं और तभी पता लगेगा आंसर होना क्या चाहिए। हमारे हिसाब से प्रेजेंटली जो ऑप्शन है उसके हिसाब से तो ऑप्शन या तो ए होना चाहिए या क्वेश्चन बोनस होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेम मार्किंग स्कीम, +4 गलत होने में -2 और पार्शियल मार्किंग भी दी गई थी। तो इसके अंदर वापस से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन पहला क्वेश्चन एक बड़ा ही टेक्स्ट बुक टाइप क्वेश्चन था। एक डाइपोल को एक स्फेयर के हम बोल सकते हैं कि एक्सिस पे रख रखा है या एक रेडियल लाइन पे किसी एंगल पे रख रखा है।
तो डाइपोल को अगर स्मॉल एंगल पर रख रखा है तो ये हमसे पूछ रहा है कि डाइपोल जो है वो यहां से रिलीज करने पर ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो देखिए डाइपोल अगर बाहर रखा है तो हम बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल ऑसिलेट करेगा, ठीक है। अंदर रखा है तो फिर पता नहीं, लेकिन बाहर रखा है तो वो बिल्कुल ऑसिलेट करेगा। और अगर आर ग्रेटर देन आर है तो वो बिल्कुल ऑसिलेट करेगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर पे नहीं, बाहर वाली वैल्यूज पे ऑसिलेट करेगा, क्योंकि ये एक हमने जो स्फीयर लिया है वो एक शेल है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अंदर ऑसिलेट भी डिस्प्लेस भी करके रखोगे तो वहीं रह जाएगा, फील्ड ही नहीं है तो उसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क कोई देगा ही नहीं। तो फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर पे तो नहीं होना चाहिए, बट फॉर आर ग्रेटर देन आर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो वहां पे ये ऑसिलेट करना चाहिए। अब कितनी फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन होना चाहिए, तो अगर हम उस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखना चाहे तो मैं उसको रूट, ठीक है, आई बाय पी लिख सकता हूं। टाइम पीरियड अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ओमेगा जो होगा वो पी ई बाय आई के बराबर होना चाहिए। अब पी इज डाइपोल मोमेंट, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट लोकेशन। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं जब डिस्टेंस 2r है और जब डिस्टेंस 10r है तो क्या होगा। तो अगर मैं 10r पे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, ठीक है, आप दोनों चेक कीजिएगा, बट आंसर 10r पे आता है तो मैं 10r वाले ही बता देता हूं आपको। तो जब 10r के लिए सॉल्व करेंगे तो भाई आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आई नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KQ बाय R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जब R 10R के बराबर होगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी K विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q होगा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि शेल है तो सारा चार्ज सरफेस पे है, डिवाइडेड बाय 10R का स्क्वायर, ठीक है। तो इस R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कट जा रहा है, ठीक है, इस 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से बन गई सिग्मा अपॉन 100 एप्सिलॉन नॉट। देखिए वैल्यूज पुट करके देखिए, ठीक है। तो E की जगह जब पुट करेंगे वैल्यू तो ऊपर आ जाएगा P सिग्मा डिवाइडेड बाय I इंटू 100 एप्सिलॉन नॉट। चेक कर सकते हैं आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन चेक करके देखना मैच नहीं करेगा, तो इसलिए आंसर बी और डी हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक टेबल टेनिस बॉल को जिसका रेडियस दे रखा है, मास दे रखा है, स्लोली पुश किया है स्विमिंग पूल में। स्लोली पुश करना मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं की जा रही है। किसी डेप्थ तक पुश किया वाटर सरफेस से और फिर उसको छोड़ा तो वो वापस से सरफेस पे मर्ज करी स्पीड v से, विदाउट गेटिंग वेट एंड राइजेस टू अ हाइट h, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। तो पहले में बोला है कि द वर्क डन पुशिंग द बॉल टू द डेप्थ d इज, तो आपने यहां से उसको d डेप्थ तक पुश करने में एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हुए ये लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय बाइंड फोर्स, ये तीन फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, दिस शुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस बाइंड वर्क डन बाय बाइंड फोर्स, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है, राइट, मास मान लेते हैं इसका। तो यहां से यहां पहुंचा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो एक तरह से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर हो गया, तो ये तो क्या माइनस mg इंटू डी। वर्क डन बाय ग्रेविटी mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, बट बाइंड फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हुआ होगा, क्योंकि बाइंड फोर्स तो ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है। तो ये बनेगा माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी इंटू डी, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। सॉल्व करोगे जब वैल्यूज पुट करके तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0.077 आ जाता है जूल। वैल्यूज पुट कर सकते हो आप, पुट करोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0.077 जूल आ जाता है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है।
अब बी ऑप्शन में क्या बोला है कि जैसे इस बॉल को छोड़ा था, जब बॉल वापस सरफेस पे आएगी, बाहर पॉप करेगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो हम बोल सकते हैं एक तरह से यहां जब बाहर निकलेगी तो बाहर ऊपर जब जा रही होगी तो एक बाइंड फोर्स वर्क करेगा, एक ग्रेविटी वर्क करेगी, ये तो काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर होगा, अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये दो फोर्सेस का वर्क डन एक तरह से यही तो लिखा हुआ है। एंड व्हाट इज दैट? दिस इज 0.077। इसको हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट कीजिए, सॉल्व करोगे तो वी की वैल्यू 7 मीटर पर सेकेंड आ जाती है, मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तीसरे ऑप्शन में पूछा है कि इसके बाद कितनी हाइट तक राइज करेगी, तो बॉल जैसे हवा में निकल गई उसके बाद ये कितनी हाइट तक राइज करेगी, तो एच की वैल्यू तो वी स्क्वायर बाय 2g होनी चाहिए, राइट? तो कितनी हाइट तक जाएगा, तो एच की वैल्यू निकालेंगे तो v मतलब 7 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू पुट कर दे 10, ठीक है? तो हाइट जब सॉल्व करोगे तो 49 अपॉन 20 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, हम हो सकते हैं 2.5 मीटर के आसपास आएगा, 2.4 से थोड़ा बड़ा या 2.5 से थोड़ा छोटा, तो 2.5 के आसपास आएगा, मतलब सी ऑप्शन तो गलत है। डी ऑप्शन अभी भी जेई की किया है, जेई ने डी ऑप्शन को नेगेट किया है कि डी ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स इन वाटर इज, तो विस्कस फोर्स को हटाकर के अगर नेट फोर्स की बात की जाए तो नेट फोर्स किसी भी वक्त जब इस पे लग रहा होगा तो वो ऊपर बाइंड फोर्स और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इसके अलावा और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। एक्सटर्नल फोर्स को काउंट कर नहीं रहे, अगर वो काउंट करेंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 है क्योंकि स्लोली पुश कर रहे हैं। तो नेट फोर्स की वैल्यू बाइंड फोर्स माइनस mg होनी चाहिए, राइट? और विस्कस फोर्स की वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू 6 पाई ईटा आर वी से होनी चाहिए और v की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, ठीक है? तब चेक कीजिएगा, तो वैसे आंसर 500/9 आता है, बट जेई ने अभी नहीं दिया है, तो अभी देखना पड़ेगा ऐसा क्यों किया है जेई ने, ठीक है? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये भी एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोफाइल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर कर रहा है और यहां जाकर के हिट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस x दिया है, तो हमारे हिसाब से ये जो x है ना, ये 2r के बराबर होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू अगर हम बोलें तो रूट या तो 2mv/q भी लिख सकते हैं, या चाहे तो √2, ठीक है, इसकी जगह चाहे तो √2mk/qb भी लिख सकते हैं। अब वैल्यूज जो दे रखी हैं हमें वो पुट करनी है और अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, ठीक है? क्या क्या दे रखा है आपको, तो आपको यहां पे दे रखा है कि मास, अगर √2 को भी बाहर निकाल लूं, ठीक है, तो मास की वैल्यू दे रखी है आपको न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास दे रखा है, ये रहा, आपको चार्ज दे रखा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और किस वोल्टेज से एक्सेलरेट करा है, के को क्यू डेल्टा वी लिख दीजिएगा, ठीक है? डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस जिससे कि इसको हमने एक्सेलरेट कराया है, ठीक है? सब वैल्यूज पुट करिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है? सॉल्व करेंगे तो आपको दो चीजें मिल जाएंगी अलग अलग। x जो आएगा वो √m के प्रोपोर्शनल आ जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? x अगर √m के प्रोपोर्शनल आ जाएगा तो फॉर h प्लस आयन ये 4 सेंटीमीटर बन जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे ही जब आप किसी और के लिए सॉल्व करोगे, ठीक है, 144 के लिए, तो ये 48 आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो चेक करोगे तो बेसिकली इस क्वेश्चन के आंसर ए और बी बन जा रहे हैं, ठीक है? बाकी चेक करोगे तो दे विल बी रॉन्ग, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए और बी आ जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। अगेन इस सेक्शन को आप पढ़ते हैं तो इस सेक्शन में 6 क्वेश्चन है, अगेन सारे इंटीजर हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है? तो अगेन ये एक ऐसा सेक्शन था जिसको आपको अटैक करना चाहिए था बिना तुक्के मारे। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, कोन को मेजर कर रहे हैं विद अ स्केल जिसका लीस्ट काउंट 2 mm है और डायमीटर और बेस की वैल्यू दोनों 20 सेंटीमीटर है, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा? तो अगर वॉल्यूम को मैं लिखूंगा तो 1/3 πr² h लिख सकता हूं,
तो अगर मैं इसमें परसेंटेज एरर निकालूंगा तो मैं बोल सकता हूं परसेंटेज एरर जो है 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, ये ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एच बाय एच हो जाना चाहिए और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन एरर का आया है आप देख सकते हो। तो 2 डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा आर कितना है 2 mm, ठीक है, डिवाइडेड बाय, या इसको आप रदर 0.2 सेंटीमीटर कर दीजिए क्योंकि नीचे सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 20 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। ठीक है जी, सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करने पे ये 3% आ जाता है, मतलब करेक्ट आंसर जो है वो 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो परसेंटेज आ रहा है वो इट विल बी 3। अगेन डिसाइड कीजिए क्वेश्चन डिफिकल्ट है या ईजी है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पार्टिकल को किसी पॉइंट से थ्रो किया है, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0,0 विद सम स्पीड v0 एट एन एंगल θ0, और दूसरे पार्टिकल को कुछ l डिस्टेंस दूर से थ्रो किया है। अब वो जानबूझ के कंफ्यूज करा 180 माइनस θ1, मतलब ये एंगल 180 माइनस θ1 है, मतलब ये एंगल θ1 है, किसी सूटेबल स्पीड से मान लेते हैं v1 से, और व्हाट इट वांट्स कि दोनों स्टोन जो है वो टकराएं। ठीक है, द स्टोन हिट्स द बॉल आफ्टर टाइम t1, ये बॉल और स्टोन आपस में एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, 2 बॉल मान लीजिए, 2 स्टोन मान लीजिए, एक बॉल एक स्टोन मान लीजिए। तो ऐसा कब होगा? तो हम बोल सकते हैं पहली बात तो कितने टाइम के बाद हिट करेंगे, तो हिट करने की कंडीशन क्या है, दोनों की वर्टिकल स्पीड सेम होनी चाहिए, सेम टाइम पे सेम पॉइंट पे एक साथ पहुंचने चाहिए, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब v0 साइन थीटा जो होगा या θ0 जो होगा वो v1 साइन θ1 के बराबर होगा। एक इक्वेशन मुझे ये पता लग जाती है। दूसरा, कितने टाइम बाद दोनों यहां पहुंच के टकराएंगे, तो उस टाइम इंटरवल को अगर मैं t कह दूं तो उसकी वैल्यू l अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम रिलेटिव से v0 cos θ0 प्लस v1 cos θ1 होना चाहिए। अभी बोल रहा है कि जब जो एंगल है θ0 θ1 45 है, तो अगर इन दोनों को 45 रख दोगे तो ऑब्वियसली v0 v1 बराबर आ जाएंगे। तो ये टाइम t1 है, तो t1 की वैल्यू निकाल लीजिए ऐसे ही। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे, तो आपके लिए मैंने सॉल्व कर रखा है, तो सॉल्व करोगे तो यहां से t1 की वैल्यू l अपॉन √2 v0 के बराबर बन जाएगी। ऐसे सेकंड केस में t2 जब आप कैलकुलेट करोगे, जब आप एक को 60 एक को 30 पुट करोगे तो अगेन v0 v1 में रिलेशन मिल जाएगा, पुट करेंगे यहाँ पे, और θ0 θ1 की वैल्यू पुट करेंगे तो t1 की वैल्यू l अपॉन 2 v0 के बराबर आ जाएगी। हेंस जब आप t1 बाई t2 का रेशियो लेंगे, उसने t1 बाई t2 का स्क्वायर का रेशियो लेना है, तो वो √2 का स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर जो है वो 2 होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी आंसर 2। सो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको बोला है कि कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, तो इसमें बेसिकली हम सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि पूरे सिलेंडर के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। एक फेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो पूरे सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स माइनस ट्वाइस ऑफ फ्लक्स थ्रू 1 फेस के बराबर होगा, क्योंकि 2 फेस हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा इंटू 2 बन जाएगा, तो ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा के बराबर बन जाता है। तो बोला है कि जब एंगल 60 डिग्री है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या बनेगी, इट विल बी q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू √3/2। और जब एंगल हम बोल रहे हैं कि 30 डिग्री था तब √3/2 पुट कर दिया, बिल्कुल। जब 60 डिग्री हो गया तो 5/√10 की वैल्यू बन जाएगी q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, रेशियो ले दीजिए। √n जो है वो √3 के बराबर आ जाएगा, तो n की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी। तो n जो है यहां पर 3 के बराबर होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्या दे रखा है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म है P1 P2 और उनको पैरेलल रखा हुआ है, वैक्यूम बीच में है, और लाइट रे एंटर्स प्रिज्म P1 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सच दैट आउटगोइंग रे अंडरगोज मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म 2। इसको ध्यान रखिएगा, प्रिज्म 2 में ये इट इज गोइंग मिनिमम डेविएशन,
एंड आगे क्या बोला है कि इफ रेस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर √3/2 एंड √3, तो थीटा अगर ये कुछ दे रखा है तो ये बीटा जो है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें मिनिमम डेविएशन इंश्योर करना है। तो मान लेते हैं ये रे यहां से एंटर करके इधर गई, इस सरफेस पे फॉल करी, यहां पे मान लेते हैं ये नॉर्मल बन जाएगा ऐसे कुछ, इससे मान लेते हैं ये एंगल आर है और ये आर डैश है, ठीक है। यहां से रे बाहर निकली, ये रे यहां से बाहर निकली, इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई, हम बोलते हैं ये यहां पे नॉर्मल, ऐसा कुछ बन रहा होगा, और इस मीडियम से पास करते हुए यहां कहीं से एग्जिट कर गई, ठीक है। तो हम सिमेट्रिकली बोल सकते हैं कि अगर एंगल कुछ अल्फा है होगा और ये भी अल्फा होगा, ठीक है। मिनिमम डेविएशन के केस में आई और ई बराबर होता है, और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री होगा, R1 R2 a/2 के बराबर होते हैं। सो मैं एक इक्वेशन जो है सबसे पहले लिख सकता हूं, वो ये लिख सकता हूं फॉर P2 कि साइन अल्फा जो है वो √3 साइन 30 के बराबर होना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, ठीक है। P1 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूं कि इसका रिफ्रैक्टिव √3/2 है, तो √3/2 ऑफ साइन आर डैश जो है वो 1 साइन 60 के बराबर होना चाहिए, मतलब रूट ऑफ पूरे का रूट है, पूरे का रूट है ना, ध्यान रख से रखिएगा। तो √3/2 साइन आर डैश जो है √3/2 के बराबर होना चाहिए, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो साइन आर डैश जो है वो 1/√2 आ गया, मतलब आर डैश 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब ये 45 डिग्री होना चाहिए तो आर की वैल्यू 15 डिग्री हो गई, क्योंकि R1 + R2 जो होता है वो a के बराबर होता है। तो मैं यहां से इक्वेशन लिख सकता हूं कि साइन थीटा, यहां जब स्नेल लगाऊंगा तो साइन थीटा की वैल्यू √3/2 साइन 15 डिग्री होनी चाहिए, और इसको अगर मैं पाई के टर्म्स में लिखूंगा तो साइन 15 π/12 करने पे आएगा। कंपेयर कीजिए इसको इससे, तो बीटा की वैल्यू हैज टू बी 12, बीटा 12 होना चाहिए, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 12 हो गया। ऑप्टिक्स आता है तो आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या चाह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकलवाना चाह रहा है आपसे 2 पॉइंट P और Q के बीच। अब यहां पर एक लाइन चार्ज इनफाइनाइट वायर अवेलेबल है और एक हेमिस्फीयर अवेलेबल है, और ये पूछ रहा है कि बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो ठीक है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, दो अलग अलग चीजों के कारण निकाल लेते हैं और ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं वायर के कारण कैलकुलेट करना चाहूंगा तो वायर के कारण मुझे पता है कि भैया ये तो इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा P और Q के बीच वो तो 2k λ/r को इंटीग्रेट करके आएगा, तो उसकी वैल्यू 2k λ ln ऑफ दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो ln ऑफ 4 बन जाएगा, ठीक है। वायर से डिस्टेंस क्या है, तो ये है 2/0.5 यानी कि 4। ऐसे ही जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा Vp - VQ स्फेयर के कारण,
ठीक है, ये तो आ गया वायर के कारण। स्फेयर के करंट लिखूंगा तो स्फेयर के करंट तो पता है भैया, अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल तो वही होगा जो कि सरफेस पे के क्यू बाय आर, और बाहर वाले पॉइंट पे हो जाएगा के क्यू बाय जो सेंटर से डिस्टेंस है। ठीक है, तो वो अगर रेडियस 1 है तो उसका डबल है के क्यू बाय 2r। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा के क्यू बाय 2r, ये आ गया स्फेयर के करंट। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2k लैम्डा ln4 प्लस के क्यू बाय 2r हमारा आंसर हो जाएगा। वैल्यूज पुट कीजिए, थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, यू विल रीच टू आंसर कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 171 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। ln2 और इन सब की वैल्यू पुट करके आप पहुंच जाएंगे, आंसर 171 होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हैज टू बी 171। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, एक स्फेरिकल बबल है, सोप बबल इनसाइड एन एयर चैम्बर, जिसका प्रेशर हमें दे रखा है, रेडियस दे रखा है, एक्सेस प्रेशर पहले 144 पास्कल है, चैम्बर प्रेशर को रिड्यूस कर दिया है 8p0/27 से, तो बबल का रेडियस और एक्सेस प्रेशर दोनों चेंज हो गए। इन दिस प्रोसेस ऑल द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, अज्यूम एयर टू बी आइडल एंड एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इन बोथ केसेस, ठीक है, इज टू बी मच स्मॉलर देन द चैम्बर प्रेशर। इसका क्या यूज है अभी देखते हैं। तो देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि बबल के अंदर की जो गैस है बॉयल्स लॉ मानते हुए, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं कि P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2। तो P1 हम लिख सकते हैं P0 प्लस डेल्टा P इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रहा होगा, मान लेते हैं बबल का रेडियस आर है। ठीक है, फाइनली ये बन जाना चाहिए नया प्रेशर जो कि चैम्बर के अंदर का 8p0/27 प्लस नया एक्सेस प्रेशर इंटू नया वॉल्यूम 4/3 पाए नया रेडियस, अगर मैं R1 कह देता हूं तो R1 का क्यूब। अब क्योंकि डेल्टा P और डेल्टा P न्यू दोनों बहुत स्मॉल हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां से, अगर मैं इक्वेट करूं P0 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जो है अप्रोक्सीमेटली यही 8p0/27 इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब के बराबर होना चाहिए। सही तो बात है, डेल्टा P और डेल्टा P न्यू को नेग्लेक्ट कर दिया। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से हम बोल सकते हैं कि R1 जो है वो 3r/2 के बराबर आ जाता है। अब क्योंकि ये सोप बबल है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तो सोप बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है वो 4t/r के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो पहले बोला है कि ये 144 है, नया क्या होगा, तो ये 4t सरफेस टेंशन तो चेंज हो रही है, डिवाइडेड बाय नया रेडियस हो जाएगा। नया रेडियस क्या है 3r/2, ये क्या बन जाएगा, तो ये 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 बन जाता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 96 पास्कल। तो जो नया एक्सेस प्रेशर होना चाहिए वो 96 पास्कल के बराबर होना चाहिए, जो कि हमसे पूछा गया है। हेंस हमारा आंसर जो है इट शुड बी 96 पास्कल। नेक्स्ट सेक्शन में दो पैराग्राफ हैं, जैसे पेपर 1 में मैट्रिक्स मैच थे, कॉलम मैचिंग था, उसकी जगह यहाँ पर चेंज करके जेई ने दो पैराग्राफ पूछे, दो क्वेश्चन के। अगेन मार्किंग्स की वही है +3 और 0, तो अगेन करने वाले जरूर थे, एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए थे बिना तुक्का मारे। ठीक है, तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को, कॉम्प्रिहेंशन को देखते जाते हैं। ये पैराग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ है, देखने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप सिंसियरली सॉल्व करो बिना डरे तो बड़े आसानी से इसका आंसर तक पहुंच सकते हो। क्या दे रखा है आपको कि दोनों स्लिट ऑसिलेट कर रही हैं, जिसके कारण इनके बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है, जो स्मॉल डी है वो चेंज हो रहा है, और लैम्डा दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, रिक्वायर्ड सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सेंटर पे ही है। क्या बोल रहा है, 8th ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है, तो हम बोलते हैं स्क्रीन के सेंटर से, हम बोलते हैं यहां कहीं लेट सपोज 8th ब्राइट फ्रिंज है। अब 8th ब्राइट फ्रिंज जो होगी वो
8 बीटा हाइट पर होनी चाहिए अगर यहाँ CBF है तो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, CBF कहाँ उसने बोला, CBF सेंटर पे है, तो 8 ब्राइट फ्रिंज जो है वो 8 बीटा की हाइट पे होनी चाहिए। तो 8 अगर मैं लिख रहा हूं तो इसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं कि 8 टाइम्स ऑफ बीटा। बीटा कितना होता है, बीटा होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर होना चाहिए। तो y8 जो है इसकी वैल्यू 8 लैम्डा कैपिटल डी। अब हाँ आपको दे रखा है स्मॉल डी वेरी कर रहा है, क्या फंक्शन दे रखा है, ये रखा, इसको पुट कर दीजिए 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी के बराबर है। ये आपको 8th मैक्सिमा का किसी टी टाइम पे क्या लोकेशन होगा मिल गया। क्या पूछ रहा है, अगर इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशन है तो उनके बीच में सेपरेशन क्या होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का सेपरेशन मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का सेपरेशन। अब y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो बड़ी सिंपल सी बात है, साइन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब साइन मिनिमम होगा तब हम बोल सकते हैं कि y मैक्सिमम होगा, डिनोमिनेटर मिनिमम मतलब ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम। तो इसकी वैल्यू 8 लैम्डा डी अपॉन 0.8 माइनस 0.04 हो जाएगी। साइन ओमेगा टी को -1 ले लिया। और ऐसे ही y की मिनिमम वैल्यू होगी जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम मतलब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा, जिसकी वैल्यू हम बोल सकते हैं कि प्लस 0.4 पुट कर देंगे, उस वक्त साइन थीटा यानी कि साइन ओमेगा टी 1 हो गया होगा। तो व्हाट इज द, हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम, अगर उसको मैं d डैश कह रहा हूं तो उसकी वैल्यू y मैक्स माइनस y मिनिमम के बराबर होगी। वैल्यूज पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व करने पर ये 601 माइक्रोमीटर आ जाता है, मतलब हमारा आंसर 601 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर शुड बी 601 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मैक्सिमम स्पीड इन माइक्रोमीटर। अब ये स्पीड की बात कर रहा है, तो ये मैक्सिमा की स्पीड क्या होगी, तो वो तो dy बाई डी टी होगी। dy बाई डी टी मतलब हमने इसका जो फंक्शन बनाया है ये इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो चेन रूल लगाते हुए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा भैया, तो 1/x का डिफरेंशिएशन है तो -1/x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ इसका स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, साइन ओमेगा टी का 0.04 कॉस ओमेगा टी बन जाएगा इनटू ओमेगा। ठीक है, अगेन सब्सिक्वेंट वैल्यूज पुट कर दीजिए। सब्सिक्वेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मुझे ये वैल्यू जो है ये 24 माइक्रोमीटर पर सेकंड आ जाएगी। उसने आंसर भी माइक्रोमीटर पर सेकंड में पूछा है, हेंस हमारा आंसर जो है क्लोजेस्ट इंटीजर की फॉर्म में 24 आ जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो 24 हो जाएगा। मूविंग टू दी लास्ट पैराग्राफ, बड़ा ही शानदार पैराग्राफ। यहां मैं मानता हूं कि हाँ जेई ने कुछ करके दिखाया है आपको करके देखने के लिए। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पार्टिकल 1 और 2 हैं जो कि एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, मास दोनों के सेम है और एक सरफेस पे रखे हुए हैं और उनका सेंटर ऑफ मास x0 डिस्टेंस में जहां भी ओरिजिन है उससे, दोनों a एम्पलीट्यूड और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं। दस देयर पोजीशन एट टाइम t इज गिवन बाय, दोनों की पोजीशन का फंक्शन दे रखा है x0 प्लस d प्लस a साइन ओमेगा टी, x0 माइनस d माइनस a साइन ओमेगा टी रेस्पेक्टिवली, वेयर d इज ग्रेटर देन 2 है। पार्टिकल 3 जो कि m मास का है और a ओमेगा बाई 2 से मूव कर रहा है, ये a ओमेगा बाई 2 से मूव कर रहा है। ठीक है, अंडरगोज इंस्टेंटेनियस इलास्टिक कोलिजन विद पार्टिकल 2। अब देखो जिस मोमेंट पे कोलिजन हो रहा होगा उस मोमेंट पर हम बोलते हैं कि पार्टिकल 2 जो है हम मानते हैं कि पीछे आ रहा होगा a ओमेगा से, और तो पार्टिकल 1 आगे जा रहा होगा a ओमेगा से। ठीक है, तो जिस मोमेंट पर कोलिजन हो रहा है एट t0 इज इक्वल टू 0, ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे पीछे आ रहा है, अपने पार्टिकल मीन पोजीशन पे आगे जा रहा है। कैसे पता पड़ रहा है, इसकी पोजीशन के फंक्शन से पता पड़ रहा है कौन किधर जा रहा होगा। ठीक है, एक मीन, दोनों मीन पोजीशन पे, बट एक पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, एक नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है।
तो जब इनका कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद क्योंकि दोनों का मास सेम है तो वेलोसिटीज विल इंटरचेंज। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद इस वाले मास के पास आगे की तरफ स्पीड है ओमेगा/2 और इस वाले के पास भी आगे स्पीड है ओमेगा, इसका मास भी m, इसका मास भी m। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन लिखते हैं। तो उसी हिसाब से इसकी वैल्यू a ओमेगा/2 प्लस a ओमेगा अपॉन 2, मतलब इसकी वैल्यू 3a ओमेगा/4 होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 3 ओमेगा/4 होनी चाहिए। या अगर हमसे पूछा जाए कि ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन a ओमेगा जो है इसकी वैल्यू अगर हम बोलें तो इसकी वैल्यू 3/4 या 0.75 होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया इट शुड बी 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, देखो अब उसने बोला है कि अगर ये कोलिजन अगर T0 इज इक्वल टू 0 की जगह T0 इज इक्वल टू π/2 ओमेगा पे हो रहा है, π/2 ओमेगा मतलब अगर मैं टाइम पीरियड के टर्म्स में बोलूं तो ये T/4 हो गया। T/4 का मतलब क्या है, दोनों पार्टिकल जो हैं वो अपने अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर के रुक गए होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि जिस मोमेंट पर कोलिजन हुआ उस मोमेंट पर ये दिस इज x इज इक्वल टू 0 x0 और ये इससे इस तरफ d प्लस ए पे है और ये भी d प्लस ए पे है। एंड हम बोल सकते हैं कि ये मास इसकी वेलोसिटी भी 0 है, इसकी वेलोसिटी भी 0 है और ये मास ट्रैवल करते हुए आ रहा है आगे a ओमेगा/2 से जिसको हम u0 कह रहे हैं। तो अगेन कोलिजन होगा तो ये दोनों आपस में वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेंगे। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इसके पास हम बोल सकते हैं आगे की तरफ वेलोसिटी होगी a ओमेगा/2, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, ये सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी अगेन वो हम बोल सकते हैं कि m1v1 प्लस m2v2 के हिसाब से m a ओमेगा/2 प्लस 0/2m, मतलब इसकी वैल्यू a ओमेगा/4 हो जाएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस मोमेंट पर जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास है वो खुद एक v स्पीड से आगे मूव कर रहा है, एक v स्पीड से मूव कर रहा है। अब ये दोनों ऑसिलेट ग्राउंड फ्रेम में नहीं कर रहे होंगे, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कर रहे होंगे। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाएं, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात करें तो इस मास के पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे जिसके फ्रेम में जाते हैं। तो इसकी वेलोसिटी हम बोल सकते हैं कि आगे की तरफ a ओमेगा/4 बचेगी, इसके पास पीछे की तरफ a ओमेगा/4 हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो आगे थी उसको इन्वर्ट करके ऐड कर देंगे और ये d प्लस a डिस्टेंस पर है और ये भी d प्लस a डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात करें तो जो स्पीड होती है, अब मुझे नहीं पता नया एम्पलीट्यूड क्या है, तो उसकी वैल्यू ओमेगा√a² माइनस x² होती है। तो ये बोल रहा है कि अगर अब नया एम्पलीट्यूड b हो चुका है, एक की जगह b हो चुका है, तो हम बोल सकते हैं a ओमेगा/4 स्पीड चेंज होने से, कोलिजन होने से, कांस्टेंट फोर्स के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी पे, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ओमेगा तो अभी भी ओमेगा ही है। तो √b² माइनस a² बन जाएगा। ओमेगा से ओमेगा गेट्स कैंसल्स आउट। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करने पर मैंने सॉल्व कर रखा है आपके लिए। तो 4b² की वैल्यू 17/4 बन जाएगी। हेंस इसकी वैल्यू 4.25 आ जाएगी। हेंस हमारा आंसर 4.25 होना चाहिए। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जिसने इस 2 ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम का डिटेल में पहले सॉल्व कर रखा है तो वो इसको सॉल्व कर सकता था। जो पहली बार देख रहा था उसके लिए तो ये छोड़ने वाला सवाल था भैया, इस पे अटकने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, और यहीं पे हमारा हो जाता है इस पेपर का सॉल्यूशन समाप्त। थैंक यू गाइस, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अपने से डिसाइड कीजिए ये पेपर डिफ़िकल्ट था, ईजी था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर आपको अभी भी कोई एम्बिग्यूटी लगती है, डाउट लगता है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके। थैंक यू गाइस, बाय बाय।